उस हिसाब से स्पीड में पढ़ाएंगे। देखो देखो किसी भी ग्रुप में, जैसे मैंने फर्स्ट ग्रुप लिया, अब एक बात यहाँ पर ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है कि कोई सा भी ग्रुप ले लेना है, और ऐसा भी नहीं है कि जो मैं इस ग्रुप के लिए समझा रहा हूँ वो सब ग्रुप में चलेगा, ऐसा नहीं है। टोटल ग्रुप 18 है, मगर 18 में से जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है उनमें ऐसा होता है जैसा मैं समझा रहा हूँ। यानी मेनली मैं एस और पी ब्लॉक के लिए समझा रहा हूँ। अब आपको ये देखना है कि आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक कहाँ होता है, ये खुद पता होना चाहिए। यहाँ एस ब्लॉक होता है, यहाँ पी ब्लॉक। मेरे को अपनी आवाज सुनाई नहीं दे रही है इस एसी की आवाज की वजह से। एक मिनट हो गया। तो ये जो भी मैं समझाऊंगा ये हर ग्रुप में नहीं होता है, ऐसा एस ब्लॉक में होता है और पी ब्लॉक में होता है, ध्यान रखना इस बात का। देखो लिथियम, हल्के मन से समझना है, और ज्यादा सारे क्वेश्चन समझा दूंगा मैं इसके। रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये फर्स्ट ग्रुप है। इसमें एक छोटी सी बात करते हैं। लिथियम में 3 प्रोटॉन होते हैं और 3 ही इलेक्ट्रॉन। ये नंबर 3 है तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ही प्रोटॉन है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 ही प्रोटॉन। और पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन, 19 प्रोटॉन। रुबिडियम 37 इलेक्ट्रॉन, 37 प्रोटॉन। सीजियम 55, पता नहीं, रुको एक मिनट, 3 2 5, 55 होता है। 55 इलेक्ट्रॉन, 55 प्रोटॉन। 87 इलेक्ट्रॉन, 87 प्रोटॉन। ये पता है बेकार में लिख रहे हो तुम, इसकी कोई प्रॉपर्टी साइंटिस्ट ज्यादा जानते ही नहीं है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है दोनों, सीजियम और फ्रांसियम। तो बड़े आराम से देखना है। देखो ऐसा ना हो कि मैं समझाऊं और तुम पे जोर पड़े, जोर नहीं पड़ना चाहिए। देखो बस ध्यान से, ऐसा हो कि मैं बोलूं और समझ में आए, ऐसा मन बना के चलना है। ठीक है, तो चलो अब आगे की बात समझाता हूँ, बड़े आराम से सुनना। देखो जब मैं लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो आज आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी अच्छे से आती है। 1s2 2s1। जब मैं सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो 1s2 2s2 2p6 3s1। पूरा समझाने के बाद एंड में ही मैं पूछूंगा जो भी मुझे को पूछना है। पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब जैसा मैंने आपको सिखाया है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है। कहीं पर भी ऑर्बिट मत बोलना, ऑर्बिट तो शब्द बेकार हो गया, पहले ही ऑर्बिट तो कैंसिल आउट हो गया है। थर्ड ऑर्बिट, और ये है आपकी लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिन पे सर्कल करूंगा वो वैलेंस है। ये भी देख लेना है कि हमको ये दिख रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है, कौन सा है। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड, फर्स्ट। तो इसमें एक ही इनर शेल है, इसमें 2 इनर शेल है, 3 नहीं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, 3 नहीं, 1 2 3 नहीं, 2, 1 2, 2 इनर शेल, 1 2 3, 3 इनर शेल। यही इसी बात के हैं, समझ लो कि यही चीज है जो आपको गलत क्वेश्चन गलत करवा देगी। तो इसमें एक ही एनर्जी लेवल है, इसमें 2 है अंदर, बाहर तो लगाओ 3 है, 2 3। तो इसमें ये जो है ये इनर शेल है, इसमें एक ही इनर शेल है, इसमें 2 इनर शेल है, इसमें 3 इनर शेल है।
लिथियम का प्रोटॉन छोटा है, लिथियम का न्यूक्लियस, प्रोटॉन नहीं, लिथियम का न्यूक्लियस छोटा है क्योंकि उसमें 3 ही प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन बराबर है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। सोडियम का न्यूक्लियस बड़ा है और पोटेशियम का न्यूक्लियस और भी बड़ा है। तो सिंपल सी बात अगर मैं कहूं तो न्यूक्लियस नीचे जाने पर और बड़ा होता चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा, आप उसे देखना है, आपके वो एकदम परफेक्टली समझ में आनी चाहिए। अगर वो नहीं आई है तो फिर ये नहीं, फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपको बिल्कुल मतलब उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बाद में पढ़ के देख लूंगा, आया अभी नहीं आया तो बाद में ऐसा नहीं, अभी बस अभी आए तो बताना। अच्छा मैं लिखता हूं टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहा हूं, फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। लिथियम से चल रहा हूं, सीजियम की तरफ जा रहा हूं। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस की मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की बढ़ रही है। अब इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? इसका रिजल्ट होना चाहिए कि एक सिंपल बात भाषा में कहूं तो इसका न्यूक्लियस छोटा है, तो ये जो अपने लास्ट शेल है उन पर अट्रैक्शन कम लगाएगा। इसका न्यूक्लियस बड़ा है तो ये लास्ट शेल पर अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा। मान लो इस इलेक्ट्रॉन का नाम है सैंडी और ये है मैंडी। तो सैंडी को न्यूक्लियस ने कम पावरफुली अट्रैक्ट किया हुआ है, सैंडी का न्यूक्लियस छोटा है तो सैंडी उस न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं है। मैंडी का न्यूक्लियस बड़ा है, यानी मैंडी का न्यूक्लियस क्या, मैंडी जिस एटम से बिलोंग करता है, मैंडी जिस एटम से बिलोंग करता है उसका न्यूक्लियस बड़ा है, तो मैंडी पे अट्रैक्शन ज्यादा है। आपको अट्रैक्शन बीच वालों की बात नहीं करनी है, लास्ट शेल की बात करनी है, पहले ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो एक बार आप 30 सेकंड के लिए इस बारे में सोचेंगे कि सैंडी पर अट्रैक्शन कम है और मैंडी पर अट्रैक्शन ज्यादा है, इसके बारे में सोचना है। अब ये देखिए, इसका रिजल्ट होना चाहिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। आप जानते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं, इसीलिए आपसे कहा था कि याद रखना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है maximum capacity है maximum capacity of nucleus to attract electron। नहीं, ये गलत है। मैंने कहा था ना कि ऐसे याद नहीं करना है, ये गलत है बिल्कुल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है न्यूक्लियस का लास्ट शेल पर अट्रैक्शन, या नहीं? हाँ सर। यही तो बोला था मैंने कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये दोनों अलग अलग वर्ड है। ये अलग है न्यूक्लियर चार्ज और ये अलग है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। भाई न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो लास्ट शेल पर लग रहा अट्रैक्शन होता है। आपको ये समझाया था कि न्यूक्लियस अपनी फुल कैपेसिटी से इन्हें अट्रैक्ट नहीं कर सकती है क्योंकि बीच में ये इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्या आपको तीनों शब्द याद है? तो कोई फायदा है समझाने से, वरना क्या है? हैं? यस सर, याद है। यस सर। यस। भाई देख लो उसे, वर्डिंग अगर याद है तो ये समझ में आएगा।
तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज। भाई सुनो मेरी बात को यार, मजाक की बात नहीं है, इसे लाइटली मत लो। तुम ये बताना है कि तुम ये पहले तय कर लो कि न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट, इन 3 वर्ड्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें लिखा है क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ना चाहिए, यानी लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन भी बढ़ना चाहिए। इन सिंपल वर्डिंग, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है तो लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन भी बढ़ना चाहिए। ये यही लिखा है। टॉप टू बॉटम इन ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, रिजल्ट है इसका कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन। मगर अगर आप इसका दूसरा तरीका देखें तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कम है और यहां डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप डिस्टेंस के हिसाब से देखें ना तो यहां पर अट्रैक्शन कम होना चाहिए और यहां ज्यादा। और अगर आप न्यूक्लियस के साइज के हिसाब से देखें तो यहां अट्रैक्शन कम होना चाहिए और यहां ज्यादा। अगर कोई बंदा न्यूक्लियस का साइज देख के क्या कहेगा, कहेगा यार यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ये न्यूक्लियस बड़ा है। वहीं दूसरा बंदा कहेगा अबे ये डिस्टेंस भी तो ज्यादा है, तो ये अट्रैक्शन ज्यादा थोड़ी है, कम है। दूसरी बात आप ये कहेंगे, अगर मैं आपको लिथियम और सोडियम, लिथियम और पोटेशियम से कंपैरिजन करके बताऊं, तो पहले ही आपने समझ लिया है कि यहां पर अट्रैक्शन हम ज्यादा बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि टॉप टू बॉटम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, यानी लास्ट सेल पर लगने वाला अट्रैक्शन इंक्रीज, यानी पहले ही हम यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा बता रहे हैं। चार्जर लगा लो, रुको। अब लेकिन देखिए, यहां मैं अट्रैक्शन ज्यादा बता रहा हूं क्योंकि यहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। मगर आप अगर इसका दूसरा एंगल देखें तो वो ये है कि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है जो स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिपल्सन। देखो ये 2, 6 और 2 8, 6 और 2 8, ये 18 इलेक्ट्रॉन इसे रिपेल कर रहे हैं पीछे की साइड। तो अगर आप स्क्रीनिंग इफेक्ट के हिसाब से देखें, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है इनर इलेक्ट्रॉन्स का आउटर पे रिपल्सन। अगर आप स्क्रीनिंग इफेक्ट के हिसाब से देखें तो यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन इसे रिपेल कर रहे हैं, तो यहां पर अट्रैक्शन कम होना चाहिए। तो यानी जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज कहता है कि अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए और स्क्रीनिंग इफेक्ट कहता है कि अट्रैक्शन घटना चाहिए। अब अट्रैक्शन लास्ट सेल पर घट रहा है या बढ़ रहा है, वो डिपेंड करता है कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ रहा है या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये लाइनें आ रही है समझ में? यस सर। हाँ जी सर। तो ये देखिए, अब मैं एक लाइन लिखता हूं कि टॉप टू बॉटम हम जब ग्रुप में जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है एज वेल एज स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज, और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। एंड इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट counter very well with increase
in nuclear charge. अब यहाँ पर ये लिखा है, ये पहली बार में इतनी मेहनत करनी है, बाद में तो समझ में आता रहेगा। बस ये देख लो कि मतलब ये समझा नहीं ना तुमने, तो तुम्हारी रीजनिंग गई काम से, तुमको कुछ याद नहीं होगा। इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं तो वो समझ ही नहीं आते हैं क्या लिखना है। लेकिन मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, आप बस देखते जाइए, लेकिन हर चीज को 100% समझ लेना है। मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जी बिल्कुल, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, चेक कर लीजिए। और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। बाद में नीचे लिखा है एंड इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट काउंटर वेरी वेल। और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बहुत अच्छे से कंपीट करता है न्यूक्लियर चार्ज को। इसका मतलब, इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का बढ़ना ज्यादा असर डालता है बजाय न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के। अब एक चीज देखो कि कोई बंदा पैसे कमा भी रहा है और खर्च भी कर रहा है। जब समय बीत रहा है तो वो पैसे कमाता भी है और खर्च भी करता है। अब उसके पास पैसे बढ़ेंगे या घटेंगे, तो अगर आप उसकी कमाई देखें तो वो समय के साथ बढ़ रही है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो पैसे बढ़ेंगे। और खर्चा देखेंगे तो वो समय के साथ पैसे को कम करेगा। अगर खर्चे को देखेंगे तो लगेगा कि पैसा घटेगा। लेकिन इसमें से कौन सी चीज ज्यादा है? अगर खर्चा ज्यादा हो रहा है तो पैसा घटेगा, और कमाई ज्यादा हो रही है समय के साथ तो पैसा बढ़ेगा। तो दो चीज है, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को घटा रहा है। ओ सॉरी, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ा रहा है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को घटा रहा है। और यहां ये लिखा है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ता है। इसका मतलब कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ही मेन चीज है। यानी आप ऐसे कह दीजिए, देखो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो डिस्टेंस बढ़ती है और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ज्यादा है। यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन है इनर शेल में, यहाँ 2 ही है, यहाँ 10 है, यहाँ 18 है। तो एक तो डिस्टेंस बढ़ रही है और दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, तो लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन घट रहा है। अब इस पे अट्रैक्शन कम क्यों है? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये अट्रैक्ट कम हो रहा है। अब कोई बंदा कहेगा लेकिन इसका न्यूक्लियस भी तो बड़ा है, तो आप कहेंगे भाई न्यूक्लियस के बढ़ने से उतना फर्क नहीं पड़ रहा है जितना फर्क स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से पड़ रहा है। तो इसका रिजल्ट ये है, दिस रिजल्ट, भूल जाओगे पछताओगे, सही बता रहा हूं, मर्जी है तुम्हारी। फिर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो याद करवाएगा। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब बताओ, अब ये बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. भाई जल्दी जल्दी बताओ, सभी बता दो। Yes, sir. Yes, sir. तो इन सेंटेंसों को आपको लिखना होता है पेपर में। मैंने जो नोट्स आपको भेजे हैं, मैंने जो नोट्स लिखे हुए हैं, उन नोट्स को पढ़ने के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, उनमें अच्छे से ये लिखा हुआ है कि आपको पढ़ना क्या है। अब हम उसकी कॉपी कराएंगे, इसी महीने करा लेंगे हार्ड कॉपी, और वो आप सब ले लेना। तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि हम याद कहाँ से करें, उसमें सब लिखा हुआ है। अब देखिए, तो ये बात, ये सही है, ये साइड में जो लिखा है ये देखने में तो सही है, मगर ये रियलिटी नहीं है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ नहीं रहा है बल्कि वो घट रहा है। तो ये ग्रुप में हमेशा मैं यही रीजन लिखूंगा। तो यानी हम क्या करेंगे कि हम हर बात का एक ही तरीके से रीजन लिखेंगे और वो परफेक्ट बैठेगा। जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि रीजन कुछ बदल रहे हैं, लेकिन वो बदल नहीं रहे, उनकी लैंग्वेज बदलने लगती है, वो लिखा वही होता है। तो आप ध्यान से देखना, जैसा मैं लिख के दूं वैसा समझना। तो इस लाइन को आप घर से 5 बार लिखकर लाएंगे, नहीं लाएंगे तो मैं देख लूंगा। 5 बार इसे पूरे को, ये मैंडी मत लिखिए ना, इस लाइन को याद करके समझ के लिख के लाना।
अब हम चलेंगे पीरियड में, ध्यान से देखना है ना। नहीं, यहीं पर मैं आपको एक बात बताता हूं। अब आप देखिए कि एक क्वेश्चन है, व्हाई एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, व्हाई एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये सवाल आता है, व्हाई एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज नीचे की तरफ बढ़ता क्यों है। अब बच्चों का मन क्या करता है, बच्चे ये कहते हैं कि सर जी देखिए, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, यहां तक जाएंगे, वैसे यहीं तक ही लिखा हुआ है हमने, लेकिन जाना तो नीचे तक ही है। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं सर, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, इसमें 2 शेल है, इसमें 3 शेल है, इसमें सर 4 शेल है, रुबिडियम में 5 शेल होंगी, सीजियम में 6 शेल होंगी। तो सर ये ऑब्वियस है कि जितनी ज्यादा शेल होंगी उतना ज्यादा साइज होगा, तो नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, तो इसलिए एटॉमिक साइज बढ़ता है। मगर इसका आंसर इतना सीधा नहीं है। जब मैं बोलता हूं शब्द शेल, तो बच्चे के दिमाग में आते हैं सर्कल, ये 2 सर्कल, ये 3, जबकि सर्कल एटम में होते ही नहीं है। आप जानते हैं कि ये शेल्स जो हैं ये जस्ट एनर्जी लेवल है, कि ये एक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है, ये अलग एनर्जी वाले, ये अलग। आपको बोलना पता है कैसे होगा, जो एटम, एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज जो है वो एटॉमिक रेडियस होती है, जो हमने पढ़ रखी है कि 4 एक टाइप की रेडियस होती है, एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस होती है। आपको समझना ये है कि एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन पर जरा बात कर लो। एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन कहती है कि एटॉमिक रेडियस डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहां तक पाया जा सकता है। भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस होते हैं ना, सबके ही चांसेस होते हैं, लेकिन हमें किसके पाए जाने के चांसेस देखने हैं, वैलेंस। तो किसी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जहां तक हैं, वहां तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। यानी न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस। लेकिन ये समझो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एक ही जगह पे थोड़ी होता है, इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी जाते रहते हैं एटम में। तो हमें ऐसे बोलना ज्यादा सही है, न्यूक्लियस से वहां तक की डिस्टेंस जहां तक इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के चांसेस ज्यादा है, मैक्सिमम चांसेस जहां तक है, यानी ऑर्बिटल की बात चल रही है। तो आपको ऐसे बताना है कि देखो, जो एटम अपने लास्ट शेल पर अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा, दोबारा बोलता हूं इस बार, जो एटम अपने लास्ट शेल पर अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा, वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पावरफुली अट्रैक्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन उस एटम में रहेंगे पास पास न्यूक्लियस के, और उस एटम का साइज हो जाएगा छोटा। जो एटम अपने लास्ट शेल पर अट्रैक्शन कम लगाएगा, उसके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन दूर तक जा सकते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन कम है, दूर तक जा सकते हैं, तो उनके पाए जाने के चांसेस भी दूर तक होंगे, तो वहां पर एटॉमिक साइज ज्यादा आएगा। तो आपको एटॉमिक साइज को अट्रैक्शन के हिसाब से बताना है, तो आपको वहां ये लिखना है कि एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, both number of shell and number of shell बढ़ रही है, and effective both number of shell and screening effect increase, दोनों बढ़ रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है नीचे और नंबर ऑफ शेल भी। this tend to decrease, this tend to decrease effective nuclear charge, hence
वैलेंस इलेक्ट्रॉन become more and more away from nucleus। तो यहां पर क्या लिखा है देखो कि जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, या 2 शेल है या 3 या 4, और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब इनर शेल का नंबर बढ़ रहा है, और ये दोनों चीजें मजबूर कर देती हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को घटने के लिए, यानी लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन घट रहा है। लास्ट शेल पर अट्रैक्शन घटेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूर होते चले जाएंगे, और इसका रिजल्ट होगा कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा। ऐसे लिखना होता है। अगर आपने वो 10वीं की तरह लिख दिया तो नंबर कम मिलेंगे या कट जाएंगे, खत्म हो जाए, खत्म भी हो सकते हैं। आई समझ में बात, बताओ कि नहीं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये चीज पीरियड में सीखनी है, और अब ये जल्दी समझ आ सकती है। तो ये लैंग्वेज जल्दी ही समझ में आएगी। आप बस एक लैंग्वेज याद कर लीजिए। ये इस लैंग्वेज को याद करने के बाद आपको ये अपने आप याद होने लगेंगे। ये इन्हीं सेंटेंसों से बनेंगे सारे सेंटेंस। स्क्रीनशॉट लीजिए और बना के लिखने की ज्यादा कोशिश मत करना पेपर में। बना के लिखा हुआ कट जाता है पेपर में साइंस में, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो ज्यादा एक्यूरेट चाहिए होती है। आप सोचेंगे कि हम तो बड़ा दिमाग लगा रहे हैं, बना के लिखा है हमने, उसने रट के लिखा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर उसने रट के ठीक लिख दिया और आपके बनाए हुए में अगर सेंटेंसों में गड़बड़ी हुई तो आपके नंबर कट जाएंगे, चाहे आपने कैसे भी लिखा हो। अब पीरियड में चलते हैं और सीखते हैं कुछ। पहली चीज, सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड में ही चलना है क्या सिर्फ? हाँ, जो भी मैं समझा रहा हूँ वो पीरियड में जो भी बात मैं समझाऊंगा वो ऐसे चलेगी सब में यार, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ में एक्सेप्शन होते हैं, वो सब में ही चलेगा वो। सेकंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन नहीं लेना है, नोबल गैस नहीं लेनी है। हाँ तो जी, 1s2 2s1। अब मैं ना आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, इससे आपका ये पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है। तो ये नहीं पता लगा, मतलब पता चला तो मैं फिर देखता हूँ क्या समझाऊं। 2s2 2p2। कान दे दो। तुम्हें ये बताना है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या हो रहा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है घट रहा है? लेफ्ट टू राइट, सर बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट, सर बढ़ रहा है। सर बढ़ रहा है। हाँ देखते हैं। तो आपका आंसर है बढ़ रहा है, मगर ये आंसर गलत है, क्योंकि यहां पर इनर शेल एक ही है। क्या यहाँ पर इनर शेल बढ़ रही है? चेक कीजिए, इनर शेल बढ़ रही है? नो सर। तो तो आप ऐसे देख रहे हैं कि ये इसे देख रहे हैं आप। अबे ये पूरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये पूरे, ये सारे एक साथ देखने हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी वैलेंस है, ये सारे वैलेंस है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कौन कर रहा है? इनर शेल। और उस इनर शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है।
तो आप इसमें ऐसे लिखेंगे, सुनिए, लेफ्ट टू राइट स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट, ऐसे लिखना, ऑलमोस्ट बताना, ऑलमोस्ट रिमेन सेम। अब देखो वैसे तो एक बात ये भी है, मैं समझा देता हूँ, इस बात पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो वैसे अंदर से रिपेल करने वाले तो ये दो ही है, और होता क्या है कि वैलेंस शेल में भी भीड़ बढ़ रही है। अच्छा जैसे 2 3 हो गए, वैलेंस शेल में 4 हो गए, तो वैलेंस शेल में जब भीड़ बढ़ती है तो ये आपस में भी एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, और इनका जब आपस में रिपल्सन होता है तो धक्का मुक्की अगर इनके बीच होगी तो न्यूक्लियस इन्हें इतने अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा ना। किसी भी चीज को अच्छे से पकड़ना हो तो वो चीज एक जगह अच्छे से बैठी हो, जहाँ डिस्टरबेंस होगी आप उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे ना। सोचिए आपने 3 बच्चों को पकड़ रखा है और तीनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, तो आपकी पकड़ इससे कम होने लगेगी ना उनके धक्का मुक्की से। तो हालांकि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगते हैं, और इस धक्का मुक्की से भी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन घटता है, और इसे भी एक तरीके का हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कह सकते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट रिपल्सन ही तो होता है जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स आपस में लगाते हैं, मगर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच बनता है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो यहाँ कभी कभार ऐसा भी लिखा रहता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है ना के बराबर, या ऐसे भी लिखा जा सकता है कि लेफ्ट टू राइट स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट रिमेन सेम। आपको मन में सेम ही हमेशा याद रखना है। अच्छा न्यूक्लियर चार्ज का क्या हो रहा है ये बताओ, बताओ। वो भी अगर किसी ने न्यूक्लियर चार्ज समझा हुआ है ना तो 1 मिनट लगाएगा वो बताने में, जिसने नहीं समझा हुआ है उसी को नहीं समझ में आएगा। न्यूक्लियर चार्ज का क्या हो रहा है? अभी घट रहा है सर। सर घट रहा है। बिल्कुल आपने नहीं समझा हुआ है, और ये आपको इसमें ज्यादा अच्छा फ्यूचर नहीं है आपका इसमें, मैंने देख लिया, क्योंकि आगे जाके वर्ड्स और बढ़ेंगे। आपने याद नहीं किया कुछ भी। सर ये भी सेम ही रहेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो ये अंदाजे आप लगा रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं है, ऐसे आंसर नहीं कर पाएंगे आप पेपर में, देख लेना चाहे। भाई ये तो जाहिर सी बात है कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसमें 3 प्रोटॉन है, इसमें 4 प्रोटॉन है, इसमें 5, तो न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है, और ये 10वीं क्लास में आता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियस बढ़ता है। इसके न्यूक्लियस में 3 2 5 2 7 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है इससे, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन। इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन होंगे। तो हम बोलेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कंपैरेटिवली more as compared to increase in स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये भाषा क्या लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है कि लेफ्ट टू राइट अगर हम पीरियड में जाते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम रहता है मगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर सेम रहेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट तो कोई चेंज कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो सेम ही है सभी में। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। वैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या फर्क डालता है, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट लेफ्ट टू राइट बढ़ता तो लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन घटने लगता, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट घटता तो लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन बढ़ने लगता। मगर ना स्क्रीनिंग इफेक्ट घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे, मगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं बढ़ रहा है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट तो कोई असर नहीं डाल पा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज अपना असर डाल सकता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट
इसका मतलब लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब कई बच्चे कहेंगे कि ये कितना कंफ्यूजिंग है, ये कितना ऐसा है और ये ऐसा है। सच्चाई ये है कि किसी को भी आप रियलाइज करवाएं कि गलती उसकी है तो वो मानता नहीं है। इसमें कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है और मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बोली है। दिक्कत बस इतनी है कि आपने कुछ भी ठीक से याद नहीं रखा, इतनी वार्निंग के बाद भी। इसलिए आपको इसकी लैंग्वेज में या इसमें समस्या आएगी अगर आपने आज भी ऐसा नहीं किया कि इसे नहीं समझा। बाकी ये कुछ नहीं लिखा है, ये सिर्फ इतना लिखा है कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो पीरियड है, पहले ग्रुप का सुन लीजिए। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों बढ़ते हैं, मगर वहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ता है तो लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन घट जाता है। पीरियड में जाते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता ही नहीं है, न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ता रहता है। और अगर सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ता रहेगा तो लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन इससे बढ़ जाएगा। बस अब बताइए। सर तो अब यहाँ आया पे समझ में? इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होएगा ना। हाँ, दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो अब ये बताओ कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा या घटेगा? लेफ्ट टू राइट। सर घटेगा। सर घटेगा। हाँ, तो इसका रीजन यही लिखना है जो ऊपर लिखा है, बस ये लाइन जोड़ देना। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन become more and more near to the nucleus, from the nucleus हो गए, from the nucleus, hence atomic size increase, नहीं डिक्रीज। मैं खुद नहीं, जब मैं कुछ सोचने लगता हूँ ना तो गलत लिख देता हूँ। मोर एंड मोर नियर फ्रॉम द न्यूक्लियस। अच्छा एक चीज देखो, अब भाई ये क्लियर है? पहले ये बताओ, क्योंकि मेरे को ये अलग दूसरी चीज पढ़ानी है अब। यस सर। यस यस सर। हाँ, तो इसको भी आपको 5 बार लिख के लाना है, इस सेंटेंस को। अरे ये 5 बार लिखोगे ना तो कुछ नहीं लिखना पड़ेगा आगे, सही बता रहा हूं मैं, बहुत आसान लगेगा चैप्टर। भाई ये ही गलती है जो आप नहीं कर रहे, ये जो 5 टाइम्स ये याद रखने का चक्कर जो आप नहीं कर रहे हैं, बस इसी से कठिन हो जाएगा। अब सुनो, अच्छा एक बड़े ही सिंपल तरीके से मैं ये समझाऊंगा, जो क्वेश्चन लिखूंगा मैं उसे देखना तुम। स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका मैं मिटा रहा हूं। भाई देखो, महीने में ना ये याद रखो कि मतलब 35 से 40 दिन के अंदर ये जो 2-3 दिन के लिए मैं गायब होता हूं ना, ये दिसंबर तक रहेगा। आपको मैं पहले ही बता देता हूं। अब जैसे मैं आपको बता देता हूं आज अगस्त है, अब सितंबर 25 को फिर मैं 2 क्लासों में नहीं आऊंगा। सितंबर 25 को मैं 2 क्लासों में नहीं आऊंगा। उसके बाद मैं नवंबर 10 को फिर 2 क्लासों में नहीं आऊंगा। फिर दिसंबर 14 को 12, 13, 14, 15, 16, ये 5 दिन में नहीं आऊंगा। बस इतना तो रहेगा ही। तो ये ध्यान रखना। बाकी मैं संडे क्लास ले लूंगा, ये कुछ ज्यादा नहीं है। 2-3 दिन तो थोड़ी सांस लेने में भी लगती है बच्चों को, जब तक तुम अपना काम कर लेना। तो ये मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म करता चलूँ, ये मत कहना कि बार बार छुट्टी कर लेते हैं, वो अपने घर वालों को बता देना। मतलब हर 30-40 दिन में मैं दो क्लासों तक 2 क्लासों में गायब रहूंगा। अब सुनो, अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन आएगा जी, बिल्कुल बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। वाई साइज ऑफ कैटायन
is smaller than its corresponding atom. Why size of cation is, अबे क्या लिखा है, corresponding. Why size of cation, ले वे तो स्पेलिंग याद नहीं है, corresponding atom. Why size of cation is smaller than its corresponding atom. भाई क्वेश्चन समझ रहा है, कह रहा है कि जब कोई एटम, जैसे ये तो एटम है, एटम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। जब ये कैटायन बनेगा तो Na+, तो क्या कैटायन बनेगा तो क्या प्रोटॉन में कोई चेंज आएगा? नहीं। तो चेंज किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 10 कैसे हो गए? क्योंकि 11 थे, 11 में से एक गायब हो गया, प्लस का मतलब होता है लॉस कर दिया एक, तो 10 बचे। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि एटम का साइज बड़ा होता है कैटायन, यानी कोई भी एटम जब कैटायन बनता है तो जो कैटायन होता है उसका साइज छोटा होता है एटम का बड़ा। तो एटम बड़ा, कैटायन स्मॉलर। इसका आंसर इतना आसान है, इतना, वो उनकी लैंग्वेज में आसान है। आप अपनी लैंग्वेज में कुछ और भी आंसर बना सकते हैं मगर वो चलेगा नहीं। मैं मतलब एक तरीके से आपको बस ये समझा रहा हूं कि वहां लिखा क्या है किताब में। सही बात तो ये है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अपना दिमाग लगा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं कि बस वो जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो आपको समझा रहा हूं बार बार। तो ऐसा है कि किताब में क्या लिखा हुआ है कि जो आपका कैटायन होता है, एटम में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन कैटायन में 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर 11 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ना है, भाई 11 को पकड़ना है और यहाँ 11 को 10 को, तो 11 के लिए 10 को पकड़ना आसान है ना। तो 11 जो 10 इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें और पावरफुली अट्रैक्ट कर लेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन कम करते जाओगे, सोचो 11 बंदे 11 बच्चों को पकड़ रहे हैं, एक बच्चा गायब हो जाए और 10 बच्चे बचे, तो क्या 11 बंदे रिमेनिंग 10 को और पावरफुली अट्रैक्ट नहीं करने लगेंगे? बताइए। यस यस सर, करने लगे। तो उनकी लैंग्वेज ये है, देखिए इस लैंग्वेज को देखिए। इन केस ऑफ कैटायन, ये आपकी किताब की ही लैंग्वेज है। इन केस ऑफ कैटायन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो कैटायन में उतने ही प्रोटॉन है जितने एटम में थे। कैटायन में उतने ही प्रोटॉन हैं जितने, कैटायन ये है, कैटायन में उतने ही प्रोटॉन हैं जितने एटम में थे। तो इन केस ऑफ कैटायन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एज इन एटम are attracting less number of electron. Same number of proton are attracting less number of electron. So in case of cation, cation में वही प्रोटॉन अब कम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। Hence, force of attraction on each electron slightly increase, तो हर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा और ऐसे में साइज ऑफ कैटायन कम हो जाएगा। अब इसका आंसर भी आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। क्लोरीन बड़ा होगा या Cl-, लेकिन मैं आपको लिख के दे दूं पहले कुछ।
क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन, और Cl माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन। तो मेरा सवाल ये है कि एनायन हमेशा बड़ा क्यों होता है अपने एटम से? उल्टा क्वेश्चन है ये, बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? एनायन बड़ा क्यों होता है? सर क्योंकि एनायन में 17 प्रोटॉन ही 17 इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं ना। हाँ, लेकिन ऐसे थोड़ी लिखोगे वहां पे 17 ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना, क्योंकि भाई यही वाला एनायन थोड़ी है, 17 तो इसमें है, कोई दूसरे एनायन में। ऐसे बोलना कि एनायन के केस में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब वही उतने ही प्रोटॉन जितने एटम में थे, उन्हीं को ही अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना पड़ रहा है। तो हर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अट्रैक्शन घट रहा है। जैसे इन केस ऑफ, ये लैंग्वेज पढ़ना, इन केस ऑफ एन आयन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन आर अट्रैक्टिंग more number of electrons. Hence, force of attraction on each electron become increase. In case of an ion, same number of protons are attracting more number of electrons, and force of attraction on each electron become decrease. That is why an ion has, चलो an ion has bigger size. अब बताओ, आया ही समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन और है, इसी टॉपिक का है, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। देखो, ये जो एटम्स हैं, ये जो एटम्स हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। देखो, N3 माइनस O2 माइनस, इन पे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको लिख के दे देता हूं क्या आएगा। F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्यों? देखना अभी, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 प्रोटॉन, मगर यहाँ 3 माइनस लिखा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। और वहीं O2 माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 होते हैं, 8 और 2 10, 2 फालतू है, लेकिन प्रोटॉन तो 8 ही रहेंगे। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन होते हैं, मगर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 10 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन। Na प्लस में 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन होते हैं, मगर 1 इलेक्ट्रॉन घट गया है, तो 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। मैग्नीशियम में 12 12 होता है नंबर, मगर 2 इलेक्ट्रॉन घट गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन। एल्यूमिनियम में 13 13 होता है, मगर 3 इलेक्ट्रॉन घट गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन। बताओ इनमें से किसका साइज सबसे छोटा है? सर एल्यूमिनियम। ये Sir, aluminium. सही आंसर है। हाँ, देखो 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि सबकी कॉन्फ़िगरेशन ये होगी 1s2 2s2 2p6। इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन 10 ही तो इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6।
क्लोरीन की भी 1s2 2s2 2p6, सोडियम की भी 1s2 2s2 2p6 क्योंकि 10-10 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम भी 1s2 2s2 2p6, एल्यूमिनियम भी 1s2 2s2 2p6। अब देखो जब सभी में स्क्रीनिंग इफेक्ट तो सेम है, एक ही एक स्क्रीन है। अब इसका न्यूक्लियस है छोटा और इसका बड़ा, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि जब स्क्रीनिंग इफेक्ट सब में सेम है तो जिसका न्यूक्लियस बड़ा है उसका अट्रैक्शन लास्ट शेल पर ज्यादा है, और जिसका अट्रैक्शन ज्यादा उसका साइज छोटा है। तो मैं इस तरफ एरो लगा के लिखता हूं कि एज शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। एज इंक्रीज, एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, साइज डिक्रीज। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो वो कहेगा आपसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का एग्जाम्पल लिखिए और उनमें साइज का ऑर्डर लिखिए। तो इन्हीं का ही लिखना होता है ये जो लिखे। बस अब कल आ जाना 12 बजे, 12 से 1:30। सर कल मैं सुबह सुबह बाहर चला जाऊंगा। सर कोई हाँ। शाम को रख लो, मैं भी। शाम में क्या, फिर रात में रख लो। हाँ सर, रात को रख लो 9-10 बजे। 9 बजे रख लेते हैं। ओके सर। ठीक, ठीक है चलो।